हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आर ओ एग्ज़ाम के लिए हम आपके लिए प्रत्येक क्लास में इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर आते हैं। आज की क्लास में भी महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको। देखिए, हमारा प्रयास ये है कि आप जो है आर ओ का री एग्ज़ाम आसानी से निकाल सको। उसी को ध्यान में रखते हुए हम आपको केवल अच्छे लेवल के प्रश्नों को ही कराते रहते हैं। चलिए क्लास को आरंभ करते हैं। सेशन आपको जरूर पसंद आएगा। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? भारत सांस्कृतिक पर्यटन के क्षेत्र में। ऑप्शन सी राइट आंसर है, 49वां है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, बोडाईबाम बिलमुख पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। ए चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर होगा। बोडाईबाम बिलमुख पक्षी अभ्यारण्य असम में है। देखिए, आप जानते भी होंगे बोडो जनजाति ये कहाँ पर निवास करती है? असम राज्य में ये निवास करती है, मुख्यतः असम राज्य में। तो इसी से आपको याद कर लेना है। चलिए प्रश्न नंबर लगाएंगे 3। स्वतंत्र सैनिक सम्मान पेंशन योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ऑप्शन सी राइट आंसर है। गृह मंत्रालय के द्वारा स्वतंत्र सैनिक सम्मान पेंशन योजना को प्रारंभ किया गया था 1972 में। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट का प्राथमिक कार्य क्या है, जिसका हाल ही में समाचारों में उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए राइट आंसर है। देखिए, ए चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर होगा। भूख और रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना। GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट का ये प्राथमिक कार्य है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाएंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश विद्युत ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत परमाणु ऊर्जा है। क्या उत्तर प्रदेश विद्युत ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत परमाणु ऊर्जा है? आपको विचार करना है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र नरोरा में स्थापित है। ये वाली लाइन यहाँ पर सही है। सेकंड पॉइंट आपका सही है। कूट से सही उत्तर का चयन करना है। यदि आपने ऑप्शन सी चुना है तो ये सही रहेगा। केवल 2 वाला कथन यहाँ पर सही है। पहले कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश विद्युत ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत जो है क्या है? तापीय ऊर्जा है। महत्वपूर्ण स्रोत जो है तापीय ऊर्जा है। इस पॉइंट को याद रखना है। प्रश्न नंबर देखेंगे नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद यह उपबंधित करते हैं कि केंद्रीय कानून एवं राज्य कानून के बीच टकराव की स्थिति में केंद्रीय कानून राज्य कानून के ऊपर बना रहेगा और राज्य कानून निरस्त हो जाएगा? तो कौन से वे 2 अनुच्छेद हैं यहाँ पर? ऑप्शन सी राइट आंसर है। अनुच्छेद 251 और अनुच्छेद 254। इन दोनों अनुच्छेद को आपको याद रखना है। देखिए, आप सब जानते हो कि केंद्रीय कानून जो है राज्य के कानून से ऊपर ही रहता है। यदि टकराव वाली स्थिति होती है तब केंद्र का कानून मान्य होता है, राज्य का कानून जो है मान्य नहीं होता है, यानी वो निरस्त हो सकता है, परंतु केंद्र का कानून बना रहेगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट का मिलान आपको सूची सेकंड से करना है। सूची फर्स्ट में आंदोलन है और सूची सेकंड में संबंधित व्यक्ति है। बिश्नोई आंदोलन का संबंध जो है किससे है? कौन सा व्यक्ति इससे संबंधित है? बिश्नोई। तो इसके लिए आएगा संत संभोजी। ए का 2 आएगा। ए का 2 केवल ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी आपके प्रश्न का राइट आंसर है। यदि किसी विद्यार्थी को ये पॉइंट पता था तो आंसर आसानी से लग जाता। नवधान्य आंदोलन, इसका संबंध जो है वंदना शिवा से है। ये थोड़ा रिलेट भी हो रहा है, तो इसको याद कर लेना है। वंदना शिवा। नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित व्यक्ति हैं अनिल पटेल। सी का 4 आएगा। मेती आंदोलन कल्याण सिंह रावत। डी का 3 है। तो बी आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। यदि हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पर इसके बारे में जाने तो जान लेते हैं। देखिए,
आपका जो बिश्नोई आंदोलन है ये संबंधित है राजस्थान राज्य से। ये संबंधित है राजस्थान राज्य से संबंधित है। और ये वनों की कटाई किससे बोला? वनों की कटाई, वृक्षों की कटाई से संबंधित है, यानी वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए आंदोलन राजस्थान में किया गया था। उसके बाद में नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये आप सब जानते हो कि इसको शुरू किया गया था 1989 में। और इस आंदोलन को शुरू किया था मेधा पाठेकर ने इस आंदोलन को शुरू किया था। परंतु इनके साथ में अन्य व्यक्ति भी थे, जैसे कि बाबा आमटे और आपका अनिल पटेल, इसको भी याद रखना है, ये अन्य व्यक्ति थे। मेती आंदोलन, ये जो मेती आंदोलन है ये संबंधित है उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। देखिए ये आंदोलन जो है ना, मेती आंदोलन उत्तराखंड में, ये कन्याओं के विवाह के समय, यानी कन्या का जब विवाह होता है तो वहाँ पर पेड़ लगाने की प्रथा है। तो जब शादी होती है तो वहाँ पर एक पेड़ लगा जाता है। तो ये संबंधित है उत्तराखंड से मेती आंदोलन। ये एक अच्छी पहल है, शादी के समय जो है कन्या एक पेड़ जो लगाती है। चलिए प्रश्न नंबर देखेंगे नेक्स्ट। हरदुआगंज ताप विद्युत ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस ताप विद्युत ग्रह की स्थापना 1942 में अलीगढ़ के निकट की गई। तो हरदुआगंज ताप विद्युत ग्रह कहाँ पर है? ये अलीगढ़ के निकट है। इसमें 220 मेगावाट क्षमता की यूनिटें स्थापित की गई हैं। कूट का प्रयोग करना है, सही उत्तर का चयन करना है आपको। यदि आपने ऑप्शन डी चुना है तो ये सही रहेगा। यहाँ पर ये दोनों ही कथन सही है। उत्तर प्रदेश का प्रश्न है और एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर देखेंगे नेक्स्ट। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। सभी ने इसका राइट आंसर किया है। ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना, ये नदियाँ हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ हैं। प्रश्न नंबर 10 है मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट का मिलान आपको सूची सेकंड से करना है। सूची फर्स्ट में कोयला क्षेत्र है और सूची सेकंड में अवस्थिति है। माकुम कोयला क्षेत्र ये अवस्थित है असम राज्य में, यानी कि ए का वन आएगा। नामचिक ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। गिरिडीह है तो झारखंड में है। सोहागपुर ये मध्य प्रदेश में है। सभी यहाँ पर एक दूसरे के सामने सही सुमेलित हैं। तो ऑप्शन ए आपके प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? उद्योग और केंद्र दिया गया है। सीमेंट पोरबंदर, पेट्रो रसायन नागथेन, चीनी सिलवासा, लोहा एवं इस्पात राउरकेला। तो ऑप्शन सी चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर होगा। यह सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन का चयन करना है कूट के माध्यम से। नर्मदा नदी जबलपुर में धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। पहला कथन आपका सत्य हो जाएगा। नर्मदा की सभी सहायक नदियाँ बहुत छोटी हैं, इसमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा से मिलती हैं। आपको विचार करना है क्या सेकंड वाला पॉइंट आपका सही है या गलत है। तो ऑप्शन सी चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर होगा। दोनों ही कथन यहाँ पर सत्य हैं। इस चीज़ को याद रखेंगे कि नर्मदा की सभी सहायक नदियाँ बहुत छोटी हैं, इसमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा से मिलती हैं। प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी एक केरल तथा तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित है? प्रश्न में कहा गया है केरल तथा तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित है। गलत नहीं करना है। यदि आपने ऑप्शन ए चुना है तो ये सही रहेगा। कार्डमम की पहाड़ियाँ जो है ये आपकी केरल और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित है। ठीक है, केरल और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर ये वाली पहाड़ियाँ स्थित हैं। जबकि अन्नामलाई की पहाड़ियाँ भी कहाँ पर है? ये केरल और तमिलनाडु राज्य में ही हैं।
परंतु सीमा पर स्थित नहीं है। सेवराई की पहाड़ियाँ ये आपकी तमिलनाडु राज्य में है। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ आपकी उड़ीसा राज्य में है। प्रश्न नंबर देखेंगे नेक्स्ट। देखिए कितना अच्छा प्रश्न था ये। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? आविष्कार और आविष्कारक दिए गए हैं। एक्सरे की खोज रोंटगन ने की थी, लेसर की थियोडोर मेमन, फोटोन आइंस्टीन, जेट इंजन रॉबर्ट वाटसन दिया गया है। देखिए पहला पॉइंट आप सब जानते हो, बी वाला पॉइंट भी जानते हैं, सी डी में आंसर है। यदि आपने डी चुना है तो ये सही रहेगा, क्योंकि जेट इंजन का आविष्कार जो है रॉबर्ट वाटसन ने नहीं किया था। जेट इंजन का आविष्कार किया था फ्रैंक व्हिटले ने। प्रश्न नंबर देखिए नेक्स्ट। सरल आवर्त गति करते हुए एक पिंड की स्थितिज ऊर्जा शून्य होगी। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप इसको कीजिए। चरम बिंदु पर, मध्यमान बिंदु पर, प्रारंभिक बिंदु पर, प्रारंभिक व मध्यमान बिंदु के मध्य। सरल आवर्त गति करते हुए एक पिंड की स्थितिज ऊर्जा आपसे पूछा गया है। ऐसे सरल आवर्त गति करते हुए एक पिंड की स्थितिज ऊर्जा आपसे पूछा गया है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। मध्यमान बिंदु पर सरल आवर्त गति करते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा मध्यमान यहाँ पर मध्यमान पर स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है, क्योंकि यहाँ पर जी का मान शून्य होता है। और आप सब जानते हो स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है U बराबर mgh होता है। ठीक है, तो जी का मान शून्य है तो U क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, शून्य होगी। ठीक है, और दोस्तों चरम बिंदु पर जो है वेग शून्य होता है, परंतु यहाँ पर इस स्थिति पर वेग अधिकतम होता है। तो प्रश्न में इसी तरह पूछता है, गतिज ऊर्जा पूछ लेगा आपसे। चलिए प्रश्न नंबर देखेंगे नेक्स्ट। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथनों का चयन करना है कूट के माध्यम से। इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी। केवल यहाँ पर पहले वाला कथन सही रहेगा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। केवल 2 वाला कथन असत्य है। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन जो कि 1920 में हुआ था, इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया गया था 1 अगस्त 1920 को। नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सी विजय राघव चेरियार ने की थी। देखिए आपके लिए मैं सिलेक्टेड और अच्छे प्रश्न लेकर आता हूँ। यदि आप इन प्रश्नों को भी लगाते हुए चलते रहेंगे, आप निश्चित ही आरओ में एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। निम्नलिखित में वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? अच्छा प्रश्न ये भी। वैदिक साहित्य का क्रम आपको बताना है। चारों ऑप्शन में 4 वैल्यू दी गई हैं जो कि एक जैसी हैं, परंतु आपको सही क्रम का आपको चयन करना है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद ये आएंगे। इनका यहाँ पर ये सही क्रम है, व आर उ। ठीक है, तो इसकी कोई भी लॉजिक, आप इसका यहाँ पर कोई भी लॉजिक बना सकते हो। दोस्तों अभी मैं कुछ दिन पहले क्लास पढ़ रहा था तो मैंने देखा था ये प्रश्न ऐसे भी पूछा गया था कि वैदिक साहित्य का कौन सा पॉइंट इन चारों में शामिल नहीं है। यानी कि 4 पॉइंट आपको दिए गए हैं, वहाँ पर आपको ऑप्शन में 3 पॉइंट दे देगा और एक कोई एक्स्ट्रा पॉइंट दे देगा और पूछ लेगा कौन वैदिक साहित्य में शामिल नहीं है। ऐसे प्रश्न पूछा गया था, तो उस हिसाब से आपको याद रखना है कि वैदिक साहित्य में वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद जो शामिल हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिक प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर है, अनुच्छेद 43A में। प्रश्न नंबर 19 है। एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु चुनाव लड़ने से पूर्व
अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा। क्या आएगा? सही चयन करना है। अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर सदस्यता छोड़नी होगी। निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। तो यही यहाँ पर सही है। एक सांसद या विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। सी आपके प्रश्न का राइट आंसर था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है। तो आप सभी का आंसर सी राइट है, 6 वर्ष। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित बैंकों को उनके काल अनुक्रम व्यवस्थित करें तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। बैंकिंग से हमने आपको बता रखा है 2 से 3 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को हर हाल में मिलेंगे। आपने प्रश्न पत्र का एनालिसिस किया होगा। 2 से 3 प्रश्न जो एग्जाम में सीधे सीधे आए थे। भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये हुआ था 1955 में। ठीक है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना हुई थी 1964 में हुई थी। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना भी 1964 में ही हुई थी। कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को हुई थी। तो आंसर आपको चुनना है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। 1, 2, 3 और 4। देखिए ये वाला आंसर यहाँ पर सही है, परंतु आप सोच रहे होंगे भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना किस मंथ में हुई थी और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना किस मंथ में हुई थी? भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना हुई थी फरवरी 1964 में, जबकि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1964 को। मंथ भी आपको याद रखना है। एक अच्छा प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर देखेंगे नेक्स्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ब्रिटिश काल से पूर्व भारत में जनगणना नहीं करवाई जाती थी। आपको विचार करना है कि ब्रिटिश काल से पूर्व भारत में जनगणना नहीं करवाई जाती थी। क्या ये सही है? ब्रिटिश काल में पहली बार जनगणना लॉर्ड लिटन के काल में की गई थी। ऑप्शन सी चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर होगा। न तो 1 और न ही 2 यहाँ पर सही है। देखिए, ब्रिटिश काल से पूर्व भारत में जनगणना कराई जाती थी, अर्थात प्राचीन काल से ही जनगणना कराई जाती है। ब्रिटिश भारत में पहली बार जनगणना जो कराई थी वो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में कराई गई थी। 1881 से नियमित रूप से जनगणना कराई जाती है। तो 1881 ईस्वी से लॉर्ड रिपन के समय से नियमित रूप से जनगणना कराई जाती है। और पहली बार ब्रिटिश भारत में जो जनगणना कराई गई थी वो कराई गई थी 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। ठीक है। तो पहली बार ये कराई गई थी 1872 में और नियमित जनगणना कराई गई थी 1881 में रिपन के कार्यकाल से। प्रश्न नंबर लगाएंगे नेक्स्ट। विरंजक चूर्ण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विरंजक चूर्ण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह कैल्शियम का ऑक्सीक्लोराइड है, यह गंधहीन होता है, यह अस्थायी होता है, यह कपड़ों के विरंजन में प्रयुक्त होता है। अच्छा प्रश्न है, आंसर आप कीजिए। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। यह गंधहीन होता है। ये यहाँ पर गलत होगा। यह कैल्शियम का ऑक्सीक्लोराइड होता है। इसका सूत्र होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। विरंजक चूर्ण जो है यहाँ पर गंधहीन दिया गया है, ये गलत है। विरंजक चूर्ण में दोस्तों गंध होती है, परंतु गंध कैसी होती है? तीक्ष्ण होती है। तीक्ष्ण गंध जो है इसके अंदर होती है। ये पॉइंट होता तो सही हो जाता। यह एक अस्थायी होता है। यह कपड़ों के विरंजन में प्रयुक्त होता है। कपड़े हो गए आपके, कागज हो गए, उसमें ये प्रयुक्त होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाएंगे। और हाँ दोस्तों, विरंजक चूर्ण ये क्या होता है? ये हल्के
ये पॉइंट भी जान लेते हैं। हल्के पीले रंग का सफ़ेद सफ़ेद पाउडर होता है। हल्के पीले रंग का सफ़ेद पाउडर होता है। प्रश्न नंबर देखेंगे नेक्स्ट। लोहे पर जंग लगने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह हवा की नमी एवं ऑक्सीजन के कारण लगता है। तो लोहे पर जो जंग लगता है वो नमी एवं ऑक्सीजन के कारण ही लगता है। पहले वाला पॉइंट यहाँ पर सही होगा। यह एक रासायनिक परिवर्तन है, तो ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, तभी तो लोहे पर जंग लग रहा है। और जंग लगने से इसके भार में कमी आती है। क्या इसके भार में कमी आती है? बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं, इसके भार में जो है वृद्धि होती है। यदि जंग लगता है तो वृद्धि हो जाती है। जंग लगने पर फेरोसोफेरिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। फोर्थ पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। तो कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुना था। केवल यहाँ पर तीसरा पॉइंट गलत है, तो ऑप्शन सी भी काट दीजिए, ऑप्शन डी भी काट दीजिए, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न नंबर देखेंगे नेक्स्ट। ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। लाइक शेयर अवश्य किया करो। और बीच में एक आध ऐड चलता है, उसको भी आप वॉच कर लिया करो भाई। कुछ भी जो है बेनिफिट नहीं हुआ है इस यूट्यूब चैनल से। 2 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। यदि आपने ऑप्शन डी लगाया तो ये सही आंसर होगा। देखिए, कोई भी त्रिभुज होता है तो ये एक त्रिभुज है। यदि यहाँ पर एक लाइन खींच दी जाएगी तो यहाँ पर त्रिभुज कैसे काउंट होंगे? यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 3 त्रिभुज हो जाएंगे। तो इसी प्रकार आपको यहाँ पर त्रिभुज काउंट करने हैं, 1 2 3, इन सबको ऐड कीजिए। ऐड करने के बाद में यहाँ पर कितने त्रिभुज होंगे? 6 त्रिभुज होंगे। अब आप देख रहे होंगे कि ये लाइन यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ पर भी लाइन खींची हुई है, यहाँ पर भी लाइन खींची हुई है। तो यहाँ पर आप देखिए 1 2 3, इनको ऐड कीजिए तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। तो कितने हो गए त्रिभुज? टोटल 12 त्रिभुज हो चुके हैं। परंतु आपको और भी त्रिभुज यहाँ पर देखने हैं, जैसे कि एक त्रिभुज ये रहा यहाँ पर, फिर एक ये यहाँ पर है और एक ये यहाँ पर है, तो 3 ये हो चुके हैं। तो 12 आपको ऑलरेडी प्राप्त हो चुके थे और 3 ये अलग से प्राप्त हुए, तो कितने हुए? 15 हुए। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। इस तरीके से आप त्रिभुज काउंट कर सकते हो। प्रश्न नंबर देखेंगे नेक्स्ट। ये मैथ का प्रश्न लिया है और ऐसे प्रश्न ही आते हैं एग्जाम में। यदि दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है, उनका लसागु 660 है, तो दोनों में छोटी संख्या क्या है? तो लसागु आपको कितना दिया गया है? 660 दिया गया है। परंतु यहाँ पर देखिए दो संख्या जो है वो 5 और 6 के रेशो में है। 5 आपकी विषम संख्या, 6 आपकी सम संख्या है। इवन ओड दी गई है तो आसानी से आप इसका एलसीएम निकाल सकते हो, लसागु निकाल सकते हो। तो 5 की गुणा 6 में करेंगे कितना आएगा? 30 आएगा। 30 बराबर 660 है, तो आप इसको काट लीजिए तो कितना आएगा? यह आ जाएगा 30 दूनी 60 और 30 दूनी 60। एक की वैल्यू जो है 22 के बराबर है। सबसे छोटी वैल्यू आपसे पूछा गया है, यानी 5x की वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो 5 गुणा कीजिए 22, 5 गुणा 22 करेंगे तब क्या आएगा? आएगा 110। ऑप्शन डी आपके प्रश्न का राइट आंसर होगा। यदि बड़ी वैल्यू पूछता आपसे, यदि बड़ी वैल्यू पूछता तो 6 में गुणा कर देते 22 की, ठीक है, तब कितना होता? 132 होता। ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर लगाएंगे नेक्स्ट। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो 39वां जो है स्थान है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर लगाएंगे नेक्स्ट। 2025 में 12वीं पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप का मेजबान कौन सा देश है? तो आप इस प्रश्न को पढ़ चुके होंगे कहीं ना कहीं। ऑप्शन सी राइट आंसर है, भारत। प्रश्न नंबर 29 है। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? दिवस से 1% जो 100% एग्जाम में आएगा ही आएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 20 दिसंबर को। इसको याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों, इस क्लास में हमने 29 प्रश्न शामिल किए थे। सेशन आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आने पर अपने दोस्तों में इस वीडियो को लाइक के साथ साथ दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों,
मैंने आपको यूपीएस स्पेशल की एक क्लास दी थी जिसमें 38% थे। कुछ विद्यार्थियों ने उसको देखा है और अच्छा फीडबैक भी रहा है, परंतु मेरे से प्रश्न नंबर 51 में आंसर गलत हो गया था, त्रुटि हो गई थी। यानी कि किसी प्रश्न में कोई त्रुटि अक्सर होती नहीं मुझसे, परंतु वहाँ पर पता नहीं कैसे हो गई थी। उस प्रश्न को मैंने डिलीट भी कर दिया था। एक विद्यार्थी ने अच्छे से कहा था, सर आप इस प्रश्न का आंसर चेक कर लीजिए। उसके एक अच्छे स्वभाव के लिए उसको मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। उसने कहा कि सर इसको आप एक बार चेक कर लीजिए, और मैंने चेक किया तो वाकई वो गलत था। तो उसी का मैं रिव्यू आपको दिखा देना चाहता हूँ। चलिए, ये वाला प्रश्न था और इस प्रश्न को जो है हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। कोई त्रुटि ना हो किसी प्रश्न में, ऐसा हमारा उद्देश्य रहता है। हम नहीं चाहते कि किसी भी विद्यार्थी का एग्जाम में कोई प्रश्न गलत हो, तो इसलिए हमने अपनी त्रुटि को समझा है और उसको जाना है। उसी के हिसाब से मैं आपको ये प्रश्न दोबारा से करा रहा हूँ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, ये अवस्थित आपकी वाराणसी में। ए का 4 आएगा। भारत खंड संगीत संस्थान, ये आपका है लखनऊ में। तो बी का 3 आएगा। निराला आर्ट गैलरी, ये आपका इलाहाबाद में है, प्रयागराज में है। तो यहाँ पर 2 आएगा। राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान, ये रायबरेली में है। तो डी का 1 आएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए किसी प्रश्न में यदि किसी विद्यार्थी को लगता है कि त्रुटि हो गई है तो तुरंत भाई कमेंट कर दिया करो। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।